तो आज का जो चैप्टर है वो है सेकंड सेमेस्टर का द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड रिटन बाय क्रोनिन। तो सबसे पहले ऑथर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आर्चिबाल्ड जोसेफ क्रोनिन का जन्म हुआ 1896 में और उनकी मृत्यु हुई 1981 में। वो एक स्कॉट के रहने वाले नॉवेलिस्ट और ड्रामेटिस्ट थे और वो 1919 में डॉक्टर बन गए और 1926 में उनको लंग कैंसर हुआ, तो इसलिए उनको हाईलैंड में जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ा रिकवर होने के लिए। और उसी समय के दौरान उन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की क्योंकि उनको जो टाइम मिला। प्रोफेशन से वो एक डॉक्टर थे। हैटर्स कैस्टल, द कीज ऑफ किंगडम, सीतादल एंड स्टार्स लुक डाउन, ये उनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं। या स्टोरी जो है इस ऐसे की, एक डॉक्टर होता है यानी कि वो खुद डॉक्टर क्रोनिन, वो शिप से बड़े सारे जहाज से वो यात्रा करे न्यूयॉर्क से लंदन। तो शिप में क्योंकि वो थके हुए हैं बहुत, तो वो अपने शिप के डेक पे वो वॉकिंग कर रहे हैं और उन्होंने नोटिस किया कि एक उनके साथ वाला पैसेंजर, एक जो मैन जो है वो 40 और 42 ईयर का, वो उनको लगा कि वो उनसे कुछ बात करना चाहता है, पर उन्होंने उसको अवॉइड किया क्योंकि वो थके हुए थे। नेक्स्ट डे उन्होंने देखा कि वो आदमी फिर वो चाहता है कि वो डॉक्टर के साथ बात करे, पर वो बात नहीं करता। बस जब लास्ट दिन होता है उनकी यात्रा का, तो वो और उसकी वाइफ, उस आदमी की वाइफ, वो दोनों डेक चेयर पे बैठे हैं, यानी कि शिप के ऊपर जो चेयर है उन पे टेबल लगा हुआ है, उस पे दो जने वो बैठे हैं। और जैसे ही डॉक्टर उनके पास से गुजरते हैं तो वो डॉक्टर को कहते हैं कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो जब वो बैठ जाते हैं, डॉक्टर उनके पास जो चेयर खाली है वहाँ पे जब बैठ जाते हैं, तो वो मैन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और अपने बारे में सारा कुछ बताता है कि ये हमारी फर्स्ट विजिट है अमेरिका को, यहाँ पे हम आए हैं कुछ समर कैंप की जांच करने के लिए और कुछ सेटलमेंट हाउसेस की जांच करनी है। सेटलमेंट हाउसेस जो न्यूयॉर्क में है वो उन लोगों के लिए जो शोषित वर्ग है, जिनका किसी भी तरह से कोई अत्याचार होता है, तो वहाँ पे वो जांच करने आए हैं। तो जब वो अपने कामों के बारे में बताते हैं कि वो कितना सोशल वर्क करते हैं और ये बताते हैं कि उनको 15 साल हो गए इसी जॉब में, और बाय प्रोफेशन जो वो आदमी है वो सॉलिसिटर यानी कि लॉयर है और वो डायरेक्टर भी है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन पुअर बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि झोंपड़ियों में रहते हैं उनके लिए काम करती है। उनका इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि वो जो अपराधी होते हैं, बाल अपराधी, उनको जिवेलियन कोर्ट से आज़ाद करवा के उनको माइंडली और फिजिकली डेवलप करते हैं, भी उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, यानी कि उनको सुधारते हैं ताकि वो देश के लिए अच्छे प्रूव हो। ये सारी बातें सुन के डॉक्टर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। अब डॉक्टर कहते हैं कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप ये काम करो। तो फिर वो जो आदमी है वो उसको कहता है डॉक्टर को कि आपने अभी भी मुझे, आपको मैं याद नहीं, तो मैं काफ़ी सालों से आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो कुछ वो ऐसे वर्ड कहता है डॉक्टर को, उसके कान में कुछ फुसफुसाता है कि डॉक्टर 25 साल बैक, उनको 25 साल पीछे चले जाते हैं और उनको याद आता है कि हाँ, ये 25 साल पहले की बात है कि जब मैं लंदन में था तो 1 नवंबर की धुंध भरी रात में ये मेरे दरवाजे पे रात को 1 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाता है एंड दैट वाज अ सर्जेंट, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उसने बताया डॉक्टर को कि आपके साथ वाले पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है, सुसाइड केस है, तो आप मेरे साथ चलिए। तो वो दोनों जाते हैं। जब जैसे ही वो जाते हैं साथ वाले हाउस में और जैसे ही वो ऊपर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि गाड़ी गाड़ी गैस की स्मेल आ रही है। ऊपर जाके उन्होंने देखा कि पहली मंजिल पे अटारी के पास एक मंजी बिछी हुई है, वहाँ पे एक पतला सा आदमी लेटा हुआ है जो कि जिसके चांसेस नहीं है जिंदा रहने के, ऐसा लगता है कि वो मर गया। पर फिर भी वो दोनों काम करते हैं उस पर, यानी कि 1 घंटा कुछ ऐसी कोशिशें करते हैं उसको दबाने की कि हाँ ये बच जाए। 15 मिनट और लगाते हैं, 1 घंटे में भी सफल नहीं होते, 15 मिनट में भी सफल नहीं होते। दोनों थक चुके हैं। फिर वो सोचते हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। तो अचानक से एक मिरेकल होता है और उसमें थोड़ी सी सांस आती है। फिर वो आधा घंटा और डबल जोश के साथ मेहनत करते हैं कि भाई ये बच जाएगा। तो फाइनली वो थोड़ा सा उठ के बैठता है वो बंदा, वो एक जवान है 17-18 साल का। तो फिर वो उसको छोड़ देते हैं कि हाँ अब ये ठीक है, रात को छोड़ देते हैं दवाई वगैरह दे के। अगले दिन सुबह जब वो फिर आते हैं तो वो आदमी अब थोड़ी सी, वो जो लड़का है वो थोड़ी सी उसमें स्ट्रेंथ आ गई है बोलने के लिए। तो अब उनसे ये पूछते हैं
तो वो लड़का अपने बारे में बताता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, मैं अपने अंकल के साथ रहता हूँ। अंकल जो कि मुझे एक अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, उन्होंने मुझे इधर एक जॉब दिलवा दी है लंदन में लायर की। तो अब पिछले 6 महीनों से मैं यहाँ पे रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो शहर है वो फ्रेंडलेस है, यानी कि मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं बैड कंपनी में हूँ, बुरी संगत में पड़ गया हूँ। और मैंने क्या किया कि घोड़ों के ऊपर घोड़ों की रेस के ऊपर शर्त लगानी शुरू कर दी, बेट लगानी। तो इसमें मैं अपना सारा कुछ हार गया हूँ। और जो घोड़ों की रेस के पैसे जिस जो लगाता है बंदा, बुकी होता है जिसको हम कहते हैं कि इतने पैसे मैं लगाता हूँ, इतने पैसे मैं लगाता हूँ, उस बुकी को भी मैंने कुछ कर्जा देना है, यानी कि मैं उसके कर्जे के नीचे हूँ और मेरा सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो मैंने फिर एक आइडिया लगाया कि मैं अपने पुराने लॉसेस भी कवर कर लूँगा और मैं जीत भी जाऊँगा। इसलिए मैंने अपने ऑफिस में से कुछ पैसे चुराए थे ताकि ये डिसाइड किया था कि ये मेरा फाइनल जुआ होगा। तो जब मैंने ये जुआ पैसे निकाल के खेला तो क्या हुआ कि मैं इसमें भी हार गया। अब मुझे ये डर था कि मैं पकड़ा जाऊँगा, मुझे सज़ा हो जाएगी। तो इसलिए मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद किया और गैस ओपन कर दी सिलेंडर, ताकि मैं मर जाऊं, सुसाइड हो जाए। तो अब जो सर्जेंट है वो पूछता है कि कितने रुपए तूने ऑफिस से निकाले थे, चोरी कितने रुपए की थी। तो वो बताता है कि 7 पाउंड एंड 10 शिलिंग, दैट वाज अ लिटिल अमाउंट। तो अब 3 पर्सन है वहाँ पे, सर्जेंट और वो डॉक्टर और वो एक उसकी लैंडलेडी। तो तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम इसे एक मौका देंगे। तो सर्जेंट ये प्रॉमिस करता है कि मैं तेरी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा ताकि तुझे एक और मौका मिले लाइफ में। लैंडलेडी ये कहती है कि 1 महीने की तेरी मैं फीस छोड़ दूंगी, जिसमें तेरा खाना पीना और रहने का खर्चा है। तो डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि मैं तुझे पैसे दे देता हूँ ताकि तू दोबारा ऑफिस में उसको जमा रख दे और तेरी चोरी का किसी को पता ना चले। अब डॉक्टर को ये सारी बातें याद आ गई हैं, ठीक है। और डॉक्टर फिर कहता है कि उसको देख के सामने बैठे इंसान को कि मेरा सिर्फ इतना करने से अगर किसी बंदे की लाइफ इतनी सुधर सकती है, तो फिर वो कहता है कि मैंने आज तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उनमें से सबसे बेस्ट ये इन्वेस्टमेंट है। इसने ना सिर्फ इसने वर्ल्डली दुनियावी में, यानी कि संसार में तो जो हिसाब किताब होता है लेन देन में, उसमें मुझे फ़ायदा तो इतना नहीं पहुंचाया, लेकिन दुनियावी यानी कि परलोक मेरा सुधार दिया। और मेरा लोक तो कम सुधारा है, लेकिन मेरा परलोक ज़्यादा सुधार दिया है। तो इस हिसाब से जितनी भी मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से मैं अगर मानूँ तो ये मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और इसी के बारे में ये सारा चैप्टर है। ओके, थैंक यू।